बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सबसे बड़ी खबर जनाब, फरियाल तालपुर साहिबा, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है और एक्सपेक्टेड था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। JIT ने मुख्तसर से अरसे में, यानी कि 3 माह के अरसे में उन्होंने एक जनाब फाइंडिंग्स अपनी पेश की और ये सिलसिला जारी रहा और उसमें कई चीज़ें सामने आई। और मेरे ही प्रोग्राम में सबसे पहले JIT के बारे में मैंने इंकशाफात किए थे और मैंने सबसे पहले बताया था कि JIT फाइंडिंग्स क्या है या JIT क्या कर क्या रही है और JIT जनाब उसका क्या स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ें आपके सामने मैं रख चुका हूँ पहले भी। और मेरे ख्याल में दिसंबर का महीना था, उस वक्त मैंने रखी थी 2018 में। आज फरियाल तालपुर साहिबा की गिरफ्तारी आ जाती है। एक तो हम इस पर बात करना चाहेंगे, सेकेंडली मैं बात करना चाहूँगा जनाब के यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के लिए किताबें खुल गई थी। शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो वापस आते हैं। कल उन्हें असम्बली में नहीं तकरीर करने दी जाती और लेकिन आज फिर भी कुछ ना कुछ वो कह जाते हैं। वो क्या कह जाते हैं और क्या आइंदा उनका लाएअमल क्या होगा। APC कहाँ पे खड़ी है, APC कुछ कर पाएगी नहीं कर पाएगी। एंड थर्डली शुएब अख्तर से मैं बात करना चाहूँगा। पिंडी एक्सप्रेस जनाब बहुत अच्छे हमारे आइकॉन, लेजेंड, क्रिकेट के हीरो हमारे, हम उनसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताएं और हमें बताएं कि हम आज भी किसी उम्मीद पर रहें या ना रहें कि हम की वर्ल्ड कप में कहीं खड़े हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम या नहीं खड़ी। इन सब चीज़ों पे बात करना चाहूँगा जनाब मैं। और मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब नैयर बुखारी साहब पीपल्स पार्टी से, राना सनावला साहब मुस्लिम लीग नून से और पिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर जी। नैयर बुखारी साहब, ये फरियाल तालपुर साहिबा एक्सपेक्टेड थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आज उनकी गिरफ्तारी अमल में आ गई जनाब। आगे आपका क्या लाएअमल है? आप ऑब्वियसली यू गोइंग टू फाइट द केस आउट, लेकिन आपको क्या चांसेस नजर आते हैं इसमें? आपको कोई रिलीफ मिलेगा या इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग बैटल? हाँ सर, पहली बात तो है, हम समझते हैं कि नैब ने ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की। आप ये देखें कि जब मियां नवाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज के जब रेफरेंस चला तो उनको टिल कन्विक्शन कस्टडी में नहीं लिया गया। पहली बात तो ये मैं समझता हूँ कि लीगली डबल स्टैंडर्ड्स की बात है कि वो जब ट्रायल कंक्लूड हुआ, अगर एस्टैब्लिश की बात होती है फरियाद साहब के बाद, तो फिर तो आप कस्टडी में लें। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब के लिए भी मैं समझता हूँ कि ये एक केस में आप एक प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, आप एक तरीका अडॉप्ट करते हैं, दूसरे में आप दूसरा अडॉप्ट करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हम साथ बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हुई है। पहली बात तो ये। बाकी अभी वो एलिगेशंस हैं एंड टिल प्रूवन शी इज इनोसेंट। आसिफ जरदारी साहब भी इनोसेंट है टिल सच टाइम कि उनके खिलाफ एलिगेशन। नैब को अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा। नैब की कन्विक्शन रेट आप पुराना देख रहे थे, इट्स नॉट मोर देन 3%। और इन केसेस में आप देखें, इन्होंने एलिगेशन स्टार्ट किया 35 बिलियंस का और अभी जब बेल आर्गू की तो 30 मिलियंस पे आ गए। कहाँ बिलियंस और 30 मिलियन पे आ गए। और उसमें भी फरियाल साहबा को नॉमिनेटेड नहीं है FIR में। वो 15 मिलियन जो 1.5 करोड़ रुपया वो एक अकाउंट से जरदारी ग्रुप को गया। तो उनका तो क्लेम है कि जी हमने गन्ना बेचा और देने वाला भी कहता है कि जी हमने गन्ना खरीदा और पैसे दिए। दिस इज द केस, यू नो। आप कितनी हाई क्रेट बीजेट फायर करने के बाद 35 बिलियन खा गए, तो जब बात अदालत में पहुंची तो एलिगेशन लगाते हैं सर जी 3 करोड़ का कि एक चेक जो है फरियाद साहबा ने इशू किया है और वो भी अवैस मुजफ्फर को, वो भी उनका फैमिली मेंबर था। तो ये इनके एलिगेशंस हैं जो ग्राउंडलेस एलिगेशंस हैं, जो कल ये एस्टेब्लिश ना और लोगों के खिलाफ कर सकेंगे, ना हमारे खिलाफ पहले कर सके, ना आइंदा ये कर सकेंगे। लेकिन ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हम समझते हैं इसको। अच्छा, यू थिंक दैट इट्स अ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जी, एंड यू आर गोइंग टू फाइट इट आउट। अभी एलिगेशंस है, कोई चीज प्रूफ नहीं हुई और जो बिल्कुल वी आर स्टिल इनोसेंट। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि टिल प्रूवन गिल्टी एवरीबॉडी। Obviously, that's the thumb rule, बुखारी साहब। लेकिन what about JIT? What about JIT ने जो फाइंडिंग्स दी हैं उसको भी डिनाई करेंगे आप? तफ्तीश है ना, एक थानेदार की तफ्तीश है। यही है ना, एक चालान सबमिट करते हैं मर्डर केस में, चोरी के केस में चालान सबमिट करते हैं, फिर लोग बरी नहीं हो जाते। व्हाट इज JIT? नथिंग मोर देन
रिपोर्टेड 173 CRPC। ओके, रेफरेंस ही दायर किया ना, जैसे चलान मुरतब करता है JIT वाले को फरिश्ते, JIT जिन्होंने भेजी है, दे हैव टू गो फ्रॉम दिस क्रॉस एग्जामिनेशन टेस्ट, वो विटनेस बॉक्स पे जब तक नहीं आते, और जब उन पे जेरा होगी तो फिर पता चलेगा ये गवाह सच्चे हैं झूठे हैं। अच्छा, कप में कुछ होगा नहीं होगा, कुछ इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं, इंटरवल में क्रिकेट होगी। वैसे तो अभी तक जो जीत रही है चीज वो तो बारिश जीत रही है, मेरा ख्याल है बारिश ही क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल में। लेकिन यह है कि अनप्रेडिक्टेड वेदर्स हैं और इतना एक्सपेक्टेड नहीं किया गया था बारिश को, बट एंटिसिपेटेड ऐसा था कि एंटिसिपेशन ऐसी थी कि यहाँ पे पूरा टूर्नामेंट अच्छे से हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं सका। बट एट द सेम टाइम डिसअपॉइंटिंग लॉस फ्रॉम पाकिस्तान अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मुझे लगा कि पाकिस्तान को एक मैच्योर चेस देना चाहिए था इन बैटिंग, लेकिन वो दे नहीं सकी और एक्सपोज हुए। रिस्की क्रिकेट खेलते हैं, रिस्की शॉटें मारते हैं, प्लेटफॉर्म जब मिलता है तो उसके बाद वो अपनी विकेट थ्रो अवे करके चले जाते हैं। लेकिन इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो मैच आने वाला है इंडिया पाकिस्तान का, ये एक बहुत स्टेपिंग स्टोन होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करना इन द वर्ल्ड कप फाइनल सेमीफाइनल में ये एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। इसमें एक आपकी गर्मी भी निकल जाएगी और आपकी जो पीछे जो मार खाई हुई फेंटा खाया हुआ आपने, वो उससे सीखते हुए इस मैच में अगर आप गए तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान स्टिल इन द गेम और इज नॉट लॉस्ट। You think so? So should we keep our fingers crossed on this one? Right till the last ball happens, brother. That's all. कोई ऐसा मसला नहीं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, डरना नहीं है बिल्कुल, है आप भी इमरान खान साहब की तरह हमें तसल्लियां दे रहे हैं। नहीं, क्रिकेटर इंशाल्लाह बचाएगा आपको, आखिर में क्रिकेटर ही बचाएंगे। अच्छा, हर जगह पे इंशाल्लाह। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, बात ये है कि इसमें और सेटबैक्स में क्या लेना है। इस सेटबैक जो हो गया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान यहाँ पे अगर 7 पॉइंट थे, यहाँ पे अगर लेता 2 मैच पाकिस्तान अगर जीतता यहाँ पे लगातार और इंडिया को मारते हुए पहुंचता आगे, तो पाकिस्तान टेबल पे टॉप कर सकता था। बट आई बिलीव इन कि पाकिस्तान को जब तक थोड़ा सा फेंटा फूंटा ना पड़ जाए तब तक मोमेंटम हमारा गेन नहीं होता, हमारी लर्निंग्स नहीं आ पाती। सो आई थिंक द एवरी सेटबैक फॉर पाकिस्तान इज अ लर्निंग कर्व। तो इससे वो सीखते हुए मुझे उनको आगे जाना चाहिए, मेरे ख्याल में मोमेंटम गेन करना चाहिए यहाँ से। अगर नहीं करते, फ्यूचर इतना नजर आता है। बहुत बड़ी डिबेट आपने छेड़ दी है। देखिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे मुल्क के साथ ये हुआ, सेटबैक ये हुआ कि हमने अपने ब्रांड्स को संभाला ही नहीं। देखिए, दुनिया में 200 साल की हिस्ट्री में एक फास्टेस्ट बॉलर आया है, सकलान मुश्ताक 200 साल की हिस्ट्री में एक दूसरा करने वाला आया, वसीम अकरम एक ऐसा ब्रांड आया जिसको अनयूजुअल था, बहुत 200 साल की हिस्ट्री में नहीं आया। फिर वकार यूनस हो गया, फिर सईद अनवर ने जैसे एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली एज एन ओपनर। वेव तो खेलते थे, लेकिन एज एन ओपनर सईद अनवर ने जो क्रिकेट खेली वो 200 साल में एक दफा आया। सो हमने अपने ब्रांड संभाले ही नहीं, उनको इन्वेस्ट उन पे किया ही नहीं, ब्रांड बिल्डिंग हमें पता ही नहीं, ब्रांड मैनेजमेंट का हमें नहीं पता। तो अब जब वो चले गए हैं तो अब हमें रियलाइज होता है वो तो बड़ा टैलेंट था हमारे पास। जब हम खेल रहे थे तो हमें तो खून के आंसू रुला दिए उन्होंने। सो आई थिंक द सिस्टम नीड्स टू मैनेज द टैलेंट बेटर एंड द ब्रांड बेटर। इसकी कदर करते तो शायद आपकी फॉलोइंग बढ़ जाती, क्योंकि जब तक हीरो नहीं होगा फॉलोइंग नहीं होगी, टैलेंट इमर्ज नहीं होगा। तो बड़ा सिंपल सी बात थी। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान टीम स्टर क्रिएट कर सकती है, कैन स्टर द होल सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ बाय विनिंग दिस वर्ल्ड कप। मैं अभी भी मानता हूं कि पाकिस्तान अगले 3 से 4 मैच लगातार जीता अभी टेबल पे टॉप कर सकता है। और आई बिलीव इन दैट कि ये सबको बीट करते हुए आगे निकलता है तो न्यूजीलैंड की भी खैर नहीं और बाकी टीमों की भी खैर नहीं। बट बार बार मैं कह रहा हूं कि अभी तो सारे को पाकिस्तान को राइट ऑफ कर गए हैं, तो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तो जी कोई नहीं, शायद नलायकी दिखा के वापस आ गए। मैं कहता हूं जी ये बातें ना करें आप। मुझे अभी भी बिलीव है कि अगर यहाँ से हिंदुस्तान को ये फेंटा लगाते हुए आगे जाते हैं तो बाकी टीमों की भी खैर नहीं और पाकिस्तान इसी हफ्ते टॉप में तो चार्ट आ सकता है। चलो, बड़ी बात है जी, आप बड़ी बात करें। कैप्टन पे बड़ा जनाब यहाँ पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई रहती है और हमेशा ही रहती है, मेरे ख्याल में कोई नई बात नहीं है इसमें। कैप्टन आपकी नजर में ठीक है, सरफराज ठीक है या बस सो ही है, गुजारा ही है? नहीं, हम तो कोशिश कर रहे थे कि उसके अंदर थोड़ा बहुत इमरान खान इंजेक्ट कर दें, तो वो मैं कोशिश कर रहा था काफी उसके अंदर वो डाल दूं, तगड़ा हो जाए, दलेर हो जाए, जरा फैसले अपने ले जरा और जरा वही होता है पंजाब, ओए हट जा पीछे, इस तरह काम दिखा दे। वो अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पा रहा और मैं उसको ये समझा रहा हूं कि ये करो ताकि तुम्हारी, देखो आखिरी कितने 22 दिन रह गए हैं, इन 22 दिनों में
22 साल जिंदा रह जाओ या अगले 22 दिनों में भूल भुला जाओ, बिल्कुल ठीक, कोई लोग नाम लेने वाला भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। सो मैं ये चाह रहा था कि ये वर्ल्ड कप जीत जाए, वर्ल्ड कप जीत जाए, जरा हड़ाउड़ी कर दे और जरा तगड़ा आ जाए, खुद ऊपर आ जाए, खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट करे। यू नो, वहाब रियाज ने अगर हसन अली ने प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया था तो 50 में 50 रन करने तो खुद टेक ओवर करे, खुद दोनों जगहों पे आगे खेले, खुद बचने की कोशिश नहीं करे। जहां बचने जाएगा वहां नाम खराब होगा और ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म आएगा। लेकिन बड़ा आसान है पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स पे क्रिटिसिज्म करना। यहां से अभी 8 से 9 लड़के ऐसे जो वर्ल्ड कप के बाद होंगे नहीं। ये कौन सी आपने नई पोत तैयार की जिसमें एक वर्ल्ड कप के बाद शोएब अख्तर, सकलैन, अजहर, नाम लो, अफरीदी, 10 साल पाकिस्तान के लिए खेला है। ये पहली बार टीम है जिसमें से 7 लड़के रिटायर हो रहे हैं, 4 तो अभी जा रहे हैं। सो आप फिर आप कहोगे जी कि क्रिकेट बोर्ड कहेगा जी कि हम तो देखो जी हमने पाकिस्तान टीम को ठीक कर दिया, हमने 7 लड़के निकाल दिए हैं, अब इंशाल्लाह हम रीबिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह अगले 4 साल की तैयारी करेंगे। आपको फिर कोई ऐसी कमेटी बनाएंगे जो ऐसी बेवकूफ कमेटी बनाएंगे और जो एक एवरेज लोगों की कमेटी होगी और एवरेज बंदों को कोच बना के ले आएगी और फिर पाकिस्तान को नुकसान होगा 3-4 साल। सो पाकिस्तान मैनेजमेंट इतनी कसूरवार है जितनी पाकिस्तान टीम होती है। तो अगर पाकिस्तान टीम के लड़के 4-5 निकलते हैं तो मैनेजमेंट में भी निकलने चाहिए लड़के। हमेशा इनको स्केपगोट बनाते हैं और अपने से मुद्दा हटा के पाकिस्तान टीम में डाल देते हैं, सरफराज पे डाल देते हैं, दूसरे पे डाल देते हैं। ऐसा चलने नहीं देंगे हम। इस दफा सोशल मीडिया बहुत आगे है और हम मेक श्योर करेंगे कि इस दफा क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने टीम सेलेक्ट करके भेजी है, क्यों ऐसे लड़के भेजे हैं 7 जो रिटायर हो गए, जिनको निकाल देना है अपने सब वर्ल्ड कप के बाद। सो आई थिंक दिस बोर्ड पे भी गोना कम बैक रियली हार्ड। लेकिन आई स्टिल बिलीव द पाकिस्तान टीम डजंट नीड टू थिंक अबाउट दिस, जस्ट गो आउट देयर एंड परफॉर्म एंड बस ये सारी चीजें खत्म करें और बोर्ड को बचाए और अपने आप को बचाएं। So in the future, we see like some heads rolling in the board also. No, if they don't, then we're going to come really hard at them, boss. You know कि इस तरह ये तो नहीं हो सकता ना कि 20 साल हम देखें तमाशा, फिर अगले 20 साल वो तमाशा करें। ये नहीं हो सकता। I'm going to make sure क्रिकेट ठीक करनी है ना। ये सिर्फ 30 बंदों से बोर्ड चलता है, सिर्फ 30 बंदों से बोर्ड चलता है। एक आपको इंसान का, बंदे का पुत्र चाहिए कोच, एक बंदे का पुत्र चाहिए। अब फॉर दैट मैटर मेरे जैसा बंदा हो ना, मैं इसी टीम से आपको वर्ल्ड कप जिता के दूं। क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं देखता हूं कैसे कोई गलत शॉट मार के ड्रेसिंग रूम में आता है, मैं देखता हूं कैसे रन बॉल खेल के नहीं आते, मैं देखता हूं आमिर कैसे और वहाब रियाज और बाकी लड़के कैसे परफॉर्म नहीं करते, मैं देखता हूं क्योंकि मैंने खुद किया हुआ ना पाकिस्तान के लिए। तो इस किस्म के बंदे चाहिए, मुझे ना रखो, बेशक कोई और रखो, लेकिन इस किस्म के लोग चाहिए जो इनको सैलरी नहीं चाहिए, जिनको 2 लाख रुपए से मतलब नहीं है, उनको पाकिस्तान के 220 मिलियन बंदों से मतलब है। देखो अल्टीमेटली यू नो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खराब होता है पाकिस्तान का। और फिर आप ये कहते हैं जी इंशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह करते रहेंगे और हम जीत जाएंगे, जीतते नहीं आप। सो आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस टू बैक पाकिस्तान टीम अप, बट इफ दे डोंट परफॉर्म वेल एंड दे कम बैक, then we understand that we need to come back at the management. The management is at fault. People who are selecting those players, those are the people that who are actually बहुत ज्यादा वो to blame for, वो उनको blame करना चाहिए। Fair enough, बिल्कुल ठीक बात है कि भाई सारा मुद्दा टीम ते क्यों पांदे हो, मैनेजमेंट ते क्यों नहीं पांदे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल सही। मतलब मैनेजमेंट पर भी होना चाहिए, मुद्दा पड़ना चाहिए कि उन्होंने ऐसी टीम सेलेक्ट करके क्यों भेजी। नहीं पड़ेगा जी, पड़ेगा, बाकी किधर जाएंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस that Pakistan is going to make it और वर्ल्ड कप तक पहुंच सकता है और इंडिया को भी हरा सकता है और 3-4 मैचेस इस वीक में उसमें गड़बड़ कर सकता है, जीत सकता है उसमें। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? ऑप्शन क्या है यहाँ पे? बट टू गो अप। अब इधर गिर तो गए हैं, मर तो गए हैं, ठोडे पड़ गए हैं, क्रिटिसिज्म तो आ रहा है। चेस हमने खुद, ऑस्ट्रेलिया का मैच हमने खुद प्लेट में रख के दे दिया ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, तो गलती तो हमारी अपनी है। वो जीत जाते, आज 5 पॉइंट पे खड़े होते हैं, हिंदुस्तान को मारते हुए, न्यूजीलैंड को मारते हुए हम टॉप ऑफ द टेबल आ सकते थे। तो हमने खुद अपने आप को फंसाया है सिचुएशन। लेकिन स्टिल हैविंग सेड दैट, आई स्टिल बिलीव द पाकिस्तान टीम स्टिल हैव फेयर अमाउंट ऑफ चांस। All is not lost. All is not lost for Pakistan team. Okay. So let's keep our fingers crossed on this one. Let's hope for the best कि पाकिस्तान कोई परफॉर्मेंस दिखा दे और जैसे आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि all is not lost yet, और इसमें कोई ना कोई आगे आप कामयाबियां देख सकते हैं पाकिस्तान की टीम के एंड पे। योर लीडर यानी कि शहबाज शरीफ साहब वाज नॉट अलाउड टू स्पीक इन द लोअर हाउस। व्हाई? और केड़ा मुस्लिम लीग नून तो अंदर हो रहा है। राना सनाउल्लाह साहब,
एक यहाँ पे किताबें खुली हुई थी, सट्टा लग रहा था कि शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, ठीक है। तो मनु किसी मुस्लिम लीग नून दे बंदे ने कहा सी कि तुसी शर्त ला लो कि शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे, तुसी भी खेडना सट्टा ते ला लो तुसी भी। मैं तो नहीं लाया, लेकिन मेरे ख्याल ला लेंदा तो चंगा सी, वापस तो आ गए हो, काफ़ी पैसे बच जाने से। काफ़ी पैसे बच जाने से मुझे भी आजकल इसी तरह ही हालात ने। लेकिन मैंने एक गल दसो, यू वर नॉट अलाउड टू स्पीक, योर लीडर यानी कि शहबाज शरीफ साहब वाज नॉट अलाउड टू स्पीक इन द लोअर हाउस, व्हाई? देखिए, इसमें होता ये है कि अपोजिशन हमेशा जो है वो प्रोटेस्ट करती है, हमेशा तनकीद करती है, और हुकूमत जो है वो हमेशा जो है वो मामलात को जो है वो रेगुलेट करती है। नफ़रत की बुनियाद पे, तकब्बर की बुनियाद के ऊपर जो है दुनिया में हर काम हो सकता है, लेकिन हुकूमत नहीं हो सकती। ये पहला नहल और नालायक टोला है जो नफ़रत, इंतकाम और तकब्बर की बुनियाद पे हुकूमत करनी चाहता है, और हुकूमत में रह के अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहता है। और उन्होंने, ये मेरा ख्याल है कि पहली मरतबा ये हुआ है। इंतकाम कैसे लिया उनसे? हुकूमत कैसे इंतकाम ले रही है? नहीं, उसकी हुकूमत की परफॉर्मेंस की बुनियाद ही इंतकाम है। कैसे? यानी वो जो अपनी परफॉर्मेंस की बात करता है, वो ये बात करता ही नहीं है कि उसने इस मुल्क में जो है वो इकॉनमी को बेहतर करना है, इस मुल्क के उसने रिफॉर्म्स लानी है। कैसे इंतकाम यानी वो जो कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो वो मैं सबको जो है वो जेल पहुंचाऊंगा, मैं सबको जो है वो मार दूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। ये अब जो उसने ये रात 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उसका यही थीसिस था, जो पहले दिन उसने बात की वो भी यही तो था। ये है ना कि इंतकाम तो उस वक्त हो ना कि जब वो कह रहा है कि जिसने पैसे लूटे, इमरान खान कह रहा है कि जिसने पैसे लूटे, ठीक है। तो इंतकाम कैसे हो गया आपसे? इंतकाम ऐसे हो गया कि अकाउंटेबिलिटी के लिए आप लोगों को कटहरे में खड़ा कर रहा है। नहीं, देखिए बात ये है कि केसेस तो 90 के बने हुए। तो मैं आपको कहूँ 90s के केसेस सुन लेना, 90 के हों या 80 के हों, बात ये है कि बहुत सारे के लोग हैं जिनके खिलाफ 80 और 90 के केस बने हुए हैं, वो उनके साथ बैठे हैं। बहुत सारे केस बेशुमार, चले मिसाल के तौर पे जिनको वो कहते थे कि वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसके खिलाफ भी केसेस बने हुए हैं। इंक्वायरी जो है वो अपना तो खत्म नहीं होगी? नहीं, खत्म नहीं होगी। अच्छा? वो बिल्कुल मुकम्मल है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर यानी एहतसाब करने वाले अदारे का सरबरा ये कहे कि हुकूमत में इतने करप्ट लोग हैं कि मैं अगर उन करप्ट लोगों को पकड़ लूँगा तो हुकूमत अगले 15 मिनट में गिर जाएगी, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि इसे शर्म आनी चाहिए अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस किस्म की इंतकामी बात करने के और एहतसाब की बात करने के। इसे चाहिए कि नैब के चेयरमैन साहब को बुलाए और बुला के उसे कहे कि जनाब करप्ट लोगों की निशानदेही करें, मेरी हुकूमत गिरती है गिरे या मैं उसे संभाल लूँ, आप उन तमाम लोगों को जो है वो अरेस्ट करें। आपने ये बात कैसे कर दी? इन्होंने उसे बुलाने की बजाय उसकी वीडियो जारी कर दी। अच्छा, आप किसने वीडियो जारी कर दी? ये इमरान खान है। इमरान खान ने किधर से वीडियो जारी की? ये बात ये है कि वो जिस चैनल ने जारी की है, हाँ। वो चैनल जो है उसका जो मालिक है, हाँ। वो हर वक्त इमरान खान साहब के दाएं बैठा होता है। हाँ। और इनकी तमाम जो इलेक्शन कैंपेन है, जो हमारे ख़िलाफ़ चलता रहा या अब भी चल रहा है, ये सारी चीज़ें बैठ के रोज़ाना सुबह इनकी मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद जो है वो ये सारा दिन अपना काम करते हैं। तो आप राना साहब ये क्यों नहीं करते कि आज असेंबली में जब बैठते हैं आप, तो आप कहें जी कि वो 6-8 लोग हैं जो मेरे ख्याल में पीटीआई के लोग हैं, जो नैब की जिनकी इंक्वायरी चल रही है? नहीं, ज़्यादा है मेरे ख्याल में 6-8 ही है। नहीं, ज़्यादा। लेकिन उनमें 6-8 के खिलाफ तो इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो फिर उन्होंने असेंबली क्यों नहीं रोला? और वो उन लोगों में शामिल हैं जिन लोगों के पकड़े जाने के बाद हुकूमत जो है वो अगले 15 मिनट में गिर जाएगी। नहीं, कैसे गिर सकती है? ये अगर 6 लोग पकड़े जाए अगर पीटीआई के, तो हुकूमत कैसे गिर सकती है? मैं कहता हूँ आप 4 लोग पकड़ लें तो गिर जाएगी। कैसे गिर जाएगी? चलें आप परवेज खट्टू को पकड़ें, हाँ। आजम खान जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको पकड़ें, आप जो है वो चौधरी परवेज लाई को पकड़ें, आप खुसरो बुख्तियार को पकड़ें, गिर जाएगी। कैसे? चले मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आप पकड़वाएं ना।
उसके बाद फिर देखें अगले दिन। आप असेंबली में खड़े हो, आप असेंबली में खड़े होकर नहीं, शोर मचाते हैं, आप असेंबली में खड़े होकर बताएं जनाब खड़े कि हो 6-8 आदमी वो जो है तो इनको पकड़े। देखें बात ये है कि असेंबली में खड़े हो गए, वो तो हमने 20 बार मुतालबा किया है, लेकिन बात ये है कि उसका तो ये एजेंडा ही नहीं है। करप्शन या क्रॉस द बोर्ड एहतसाब तो उसका एजेंडा नहीं है। उसका एजेंडा सिर्फ ये है कि उसने अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ जो है वो इंतकाम लेना है और अपोजिशन को उसने खामोश करना है, नॉट विद हिज परफॉर्मेंस बट विद नैब एंड जो इंतकामी कार्रवाई है उनसे। नैब उनकी बात सुनता है? अगर नैब उनकी बात वो सुनता नहीं होता तो चेयरमैन क्यों कहता कि जनाब मैं इनकी हुकूमत गिर तो जाएगी? बस फिर बाद में वीडियो इसीलिए जारी किया ना कि भाई तुम सुन नहीं रहे तो अब सुनो, अब सुनेगा। और केड़ा केड़ा मुस्लिम लीग नून तो अंदर हो रहा है? देखिए जब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 50 आदमी अंदर होने चाहिए तो अभी तो 5-6 हैं। अच्छा, तो 45 और है अभी तो फिर 46 या 44 और है। तो ताड़ी बारी लग गई है। मेरा ख्याल है कि मेरी बारी तो वो पहले 5 में चाहता था लेकिन इत्तेफाक ये है कि मेरे खिलाफ उन्हें कुछ मिल नहीं रहा। अच्छा, हाँ, चलो मेरे तो ख्याल में ऑन सीरियस नोट होना ये चाहिए कि जो 6-8 बंदे हैं पीटीआई के, उनकी जो उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल है वो आप लोगों के लिए निकालना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। वो अगर आप सारी निकाल लें इन्वेस्टिगेशन, नहीं निकाली है, हाउस में जाके बताए जी कि ये चीजें हैं, हाउस में तो फिर उसमें कोई मसला ही नहीं होगा। हाउस में वर्बली आप कहते हैं जी 6-8 बंदे वर्बली नहीं, विद डॉक्यूमेंटेशन हर चीज बताई गई है, लेकिन जब देखें जब नहीं करना तो फिर नहीं करना। जब चेयरमैन साहब खुद कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं कर रहा कि हुकूमत गिर जाएगी तो फिर अब हम कोई चेयरमैन साहब आप खुद जबरदस्ती करवा जनाब क्या करते हैं? नहीं देखिए खुद लाने चेयरमैन के घर, चेयरमैन के भाई के घर सिडनी में आपने चक्कर लगा के उसको मनवाते रहे कि जनाब किसी तरीके से चेयरमैन बन जाओ। नो ये बात गलत होती है, ये गलत बात अच्छा है। चलिए ऐसे देखिए बंदे सुन लेना, ये ऐसे खामखा जो है ये गलत प्रोपेगेंडा है। अब देखिए मैं जुडिशल कमीशन का मेंबर था, मैं 10 साल जुडिशल कमीशन की कार्रवाइयों में शामिल रहा हूँ, तो सैकड़ों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस साहबान के जो है वो फैसले हुए हैं। तो उन फैसलों में मैं शामिल था, उन मीटिंग में शामिल था, सिग्नेटरी हूँ। तो क्या वो मैंने लगाए हैं? वही एक सिस्टम के तहत लोग लगते हैं और जिस आदमी ने आके काम करना है उसने अपने ज़िम्मे के मुताबिक काम करना। नहीं कोई फेवरिज्म नहीं होता। अभी भी लोग ऑब्लाइज्ड है आपसे? ना बिल्कुल नहीं। पंजाब में मेजॉरिटी ब्यूरोक्रेसी आपने ऑब्लाइज्ड है। सवाल ही पैदा वो अगर वो हमसे ऑब्लाइज हैं तो सारे इन्होंने अब लगाए हुए हैं, क्यों लगाए हुए हैं फिर? इसीलिए तो काम नहीं कर रहे वो। क्यों? तो फिर काम नहीं कर रहे तो उनको हटा दें, फिर उनको हटाते भी हैं तो फिर भी आप उनकी जो मेहरबानी है आप लोगों ने इतनी नहीं तो फिर वो तो आगे से फिर उनको लगा ही नहीं है ना, वो उनको लगा लें जिनके ऊपर हमारी मेहरबानियां नहीं। तो आप लोगों ने 30-35 साल हुकूमत की है, आपने मेहरबानियां की है। ये तो अभी जुम्मा 8 दिन होने आए थे, 30-35 साल हुकूमत की है तो जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपने मेरिट पे आए होते हैं, वो कोई किसी के जाती मुलाजम होते हैं। 3 महीने में क्या होने वाला है मुझे ये समझाए ना। फरियाल तालपुर साहब अभी गिरफ्तार होगी, आप अभी कह रहे थे जनाब के 50 एक बंदे पकड़े जा सकते हैं, तो अभी बाकी रह गए मेरे ख्याल में 44 रह गए। ये राणा साहब ये 3 माह से ज़्यादा ये मुल्क को अब ये बात करनी, ये मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। अच्छा, 3 महीने में क्या होने वाला है मुझे ये समझाए ना। 3 महीनों में जो है ये इकॉनमी जो है ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। अब देखें ये बात आज से कोई 8-10 दिन पहले की है, तो जो साहिबुर राय या जिनको इकोनॉमिस्ट आप कहते हैं, तो ये डॉलर जो है ना ये थोड़ा सा नीचे हुआ है 1-2 रुपये, तो वहाँ पे बात हुई कि चले जी खुदा का शुक्र है ये कुछ संभल रहा है। उन्होंने कहा जी नहीं संभलेगा, ये जाएगा, ये टच करेगा 55 बल्कि उससे ऊपर 60 को। वो आज मैं हैरान हो गया हूँ कि वो कहते हैं जी 57 पे पहुँच गए। मैं आपको बताता हूँ 172 तक जाएगा। अच्छा खैर, तो 172 तक गया तो ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया। कैसे डिफ़ॉल्ट हो जाएगा? हाँ, आज आपके पास पेमेंट्स करने के लिए पैसे नहीं है। आज स्टेट बैंक ने जो है वो पेमेंट स्टॉप कर दी। तो आप आएंगे तो आप लोग इस चीज़ को संभाल सकते हैं? अगर आप नहीं, इसने जो तबाही कर दी है, वो कहते हैं ना कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तबाही आ नहीं रही, तबाही हो चुकी है। अब ये तबाही हो चुकी है, अब भुगते वो लोग जिन्होंने इस नालायक और नाहल टोले को इस मुल्क पे मसलत किया।
आप एपीसी में आप लोग जाके क्या करना चाह रहे हैं? कोई देखिए एपीसी का कोई आउटकम निकलेगा? एपीसी में जो है इस वक्त दो चीज़ें जो है वो अंडर डिस्कशन है। एपीसी में आज से कोई 1 महीना पहले बात ये थी कि एपीसी में बैठ के एक ऐसा लाहे अमल तरतीब दिया जाए कि इस नाअहल और नालायक टोले को या राह रास्त पे लाया जाए या कैसे राह रास्त पे लाया? राह रास्त पे यानी इनको ऐसे इकदामात पे मजबूर किया जाए, मसलन कि आप लोगों का एहतसाब ना हो, या नहीं टैक्सेशन ना हो, टैक्सेशन ना हो। हाँ टैक्सेशन ना हो, टैक्स जो है वो अपना जो है वो बेस ब्रॉड हो और सब लोग जो है वो सर जोड़ के बैठे। देखिए ये जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, ये कोई एक हम भी आ जाए ना, हम भी नहीं कुछ भी कर सकते। यही तो मैं कह रहा हूँ, बात आप ये लोगों है ने आखिरी लेग में हाँ। ऐसे इक़दामात किए थे नहीं कि नहीं नहीं, वो हो ही नहीं इक़दामात सकता। ठीक थे, वो इक़दामात ठीक थे। अगर हमारी गवर्नमेंट आती तो ये मुल्क उसी तरह से जो है वो 5.8 पे था, ये अल्लाह के फजल से 6.8 पे ऊपर जाता, ये मुल्क जो है वो आगे बढ़ता। हालांकि 4 साल इसने उस दौरान भी बड़ी कोशिश की कंटेनर पर चढ़ के कि मुल्क को अफरा तफरी और जो है वो अपना इंतशार का शिकार किया जाए। तो उस वक्त तो ये डिबेट थी। अब जब इन्होंने बजट दे दिया है और उसमें जो इन्होंने अवाम दुश्मन और इस मुल्क को तबाह करने के जो इंतज़ामात की, अब उसके बाद जो है वो एक साथ बात और भी चल रही है जो क्या कि क्या इनको धक्का दे के तो इस सारी तबाही में खुद हमने हिस्सेदार बनना है, या इनकी तबाही की जिम्मेदारी इन्हीं पे रहने दी जाए और इनको कोई धक्का जो है वो हम खुद से, जब खुद ये कुएं में गिर रहे हैं तो हमें हाथ ना लगा, हम हाथ ना लगा। कंफ्यूज लगती नहीं नहीं कंफ्यूज नहीं, आपने जो जैसे बताया ये उसमें मुझे confusion दोनों चीजें हैं और इन दोनों पे बाकायदा डिबेट होगी और डिबेट होने के बाद जो है वो जो फैसला होगा वो बड़ा Will you be कैटेगोरिकल able to होगा। bring people on the streets? क्योंकि प्रेशर तो माउंट आप इसी तरह कर सकते स्ट्रीट्स हैं। पे लोगों ने तो खैर वैसे ही आ जाना है, वो हमारे लाए बगैर आ जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब, फरियाल तालपुर साहब भी गिरफ्तार होगी, ठीक है। आप अभी कह रहे थे जनाब के 50 एक बंदे पकड़े जा सकते हैं, तो अभी बाकी रह गए मेरे ख्याल में 44 रह गए। आप 44 या 43 लेकिन पकड़े जा नहीं सकते। मैंने कहा था कि इमरान खान साहब ने ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नैब ने तो अभी सिर्फ 5 लोग पकड़े हैं, अगर मेरा बस चले या मैं अगर कर सकूं तो कम से कम 50 आदमी जो है वो पकड़े जाने चाहिए। तो फरियाल तालपुर साहबा की जो गिरफ्तारी है ये भी इमरान खान का ज़ाती इंतकाम और उसके इंतकाम की तस्कीन के लिए है, ये आपके कहने का मकसद ये है कि फरियाल तालपुर साहब बेकसूर है? बेकसूर या कसूरवार का फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन नैब की ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन जो है वो डॉक्यूमेंटेशन पे होती है और अक्सर केसेस में जो है वो उन्हें कोई ऐसा जो है वो मुल्ज़म के जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं होती है। और आपने देखा कि बहुत सारे केसेस में विदाउट अरेस्ट जो है वो चालान या रेफरेंस मुकम्मल करके अदालत में दायर कर दिया जाता है। और चेयरमैन नैब और रिकॉर्ड हैं कि आसिफ जरदारी साहब की गिरफ्तारी तो हो सकती है, लेकिन उनके ख़ातून होने के नाते और दूसरा ये है कि वो शामिल तफ्तीश होती रही है तो उनकी गिरफ्तारी जो है वो नहीं की जाएगी। तो अब इसमें जो टर्न आया है यकीनन इसमें हुकूमत ने एक अपना असर रसूख प्रेशर इस्तेमाल किया होगा कि उनको गिरफ्तार किया जाए। हाँ साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो, ठीक है। लोगों को एक गल नहीं समझ आती मैं किस नू राणा कह रहे हैं, अपने आप नू कह रहे हैं तानू कह रहे हैं, लेकिन वो एक कंफ्यूजन अगर दोनों जो जेनू भी समझे ठीक ही कह। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही जी, कल 8 बजे फिर हाजिर होऊंगा। टिल देन राना मुबशिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।